नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है बनारस से, जहां पर एक बार फिर से तेज बहादुर यादव का नामांकन तो रद्द हो गया, लेकिन तेज बहादुर यादव ने अपना प्रचार प्रसार बंद नहीं किया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के इस गठबंधन में शामिल होने के बाद तेज बहादुर यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सीधी ताल ठोक दी है। पीएम मोदी के खिलाफ न केवल बनारस में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सेना को कामों को लेकर खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। तेज बहादुर यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के सेना द्वारा जिस तरीके से सेना के सौर पर प्रधानमंत्री मोदी लाभ उठा रहे हैं, उसी सेना के काम को लेकर हम प्रधानमंत्री मोदी की पोल पूरे उत्तर प्रदेश में खोलने जा रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें दोस्तों कि आज बनारस में तेज बहादुर यादव और शालिनी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तेज बहादुर यादव ने देश के सबसे ताकतवर इंसान के खिलाफ ताल ठोकने की बात कही। दरअसल हम आपको बता दें कि तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द होने के बाद अब लड़ाई और रोचक हो गई है। गुरुवार को सपा की मौजूदा प्रत्याशी शालिनी यादव ने तेज बहादुर से मुलाकात की और उनको राखी बांधकर अपनी जीत का आशीर्वाद मांगा। इस तस्वीर से शालिनी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। शालिनी से मुलाकात के बाद तेज बहादुर यादव ने कहा है कि वो 5 भाई हैं, लेकिन कोई बहन नहीं थी। उन्हें अब शालिनी यादव के रूप में बहन मिल गई है। नकली चौकीदार के खिलाफ असली चौकीदार की लड़ाई जारी रहेगी। तेज बहादुर यादव ने कहा है कि मैं शालिनी की जीत के लिए जान पर दांव लगा दूंगा। यानी तेज बहादुर यादव ने साफ कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शालिनी के पक्ष में, गठबंधन के पक्ष में पूरी तरीके से हम जान लगा देंगे, जोर लगा देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को बनारस से जीतने नहीं देंगे, क्योंकि ये लड़ाई नकली चौकीदार वर्सेस असली चौकीदार की लड़ाई है। नामांकन रद्द होने के शालिनी की लड़ाई को आगे बढ़ाने की और मोदी जी को हराने के लिए बनारस में ही रहकर डोर टू डोर प्रचार करूंगा। इस मुलाकात पर शालिनी यादव ने कहा है कि आज हम तेज बहादुर जी से मिलने आए हैं। तेज बहादुर जी 5 भाई हैं, लेकिन कोई बहन नहीं है। मैंने उन्हें राखी बांधी और भाई के तौर पर स्वीकार किया है। महागठबंधन की मौजूदा प्रत्याशी शालिनी यादव को सियासत विरासत में मिली है। शालिनी के ससुर श्याम लाल यादव कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, जिनका कांग्रेस ही नहीं बल्कि गांधी परिवार से कभी सीधा सरोकार हुआ करता था। इसी के चलते कांग्रेस ने शालिनी यादव को वाराणसी सीट से 2017 में मेयर का टिकट दिया था। बीजेपी शालिनी की मृदुला जायसवाल से भले ही हार गई हो, लेकिन 1,14,000 वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। इसके बाद से लगातार वो पार्टी में सक्रिय रही। लोकसभा चुनाव में शालिनी ने कांग्रेस से टिकट मांगा था। टिकट न मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है। सपा ने उन्हें पहले अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन ऐन मौके पर टिकट काटकर तेज बहादुर यादव को दे दिया। हालांकि टिकट काटे जाने से पहले शालिनी यादव नामांकन कर चुकी थी। इस कारण तेज बहादुर यादव का पर्चा निरस्त तो हुआ था। सपा के एक बार फिर शालिनी यादव को अपना प्रत्याशी बना लिया है। टिकट कटने के बाद समाजवादी पार्टी ने शालिनी पर फिर दांव खेला और इस बार न केवल शालिनी अकेली हैं, बल्कि तेज बहादुर यादव भी उन्होंने कहा कि हम अपना जान लगा देंगे, लेकिन शालिनी यादव को जरूर जिताएंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा है, साथ ही जिस तरीके से अब गठबंधन का जोश बनारस में खास करके देखने को मिल रहा है, इससे कहीं न कहीं एक बात तो तय है कि आने वाले समय में मोदी जी की राह बनारस से आसान नहीं होने वाली है। कि तेज बहादुर की बात करें तो तेज बहादुर ने यह ठाना है कि न केवल हम बनारस से मोदी जी के खिलाफ प्रचार करेंगे, बल्कि बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ हम पूरे देश में चुनाव प्रचार के लिए निकलने वाले हैं। और जहां जहां से प्रत्याशी तेज बहादुर यादव को बुलाएंगे, वहां वहां प्रधानमंत्री मोदी की पोल खोलने जाने वाले हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये लड़ाई अब दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि तेज बहादुर यादव ने साफ साफ कहा है कि ये लड़ाई चौकीदार, असली चौकीदार वर्सेस नकली चौकीदार की लड़ाई हो चुकी है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से शालिनी यादव ने राखी बांधी, उसके बाद से अब माना जा रहा है कि बनारस में मुकाबला कांग्रेस कहीं नहीं है। बनारस में केवल गठबंधन वर्सेस मोदी की पूरी तरीके से लड़ाई हो गई। बात करें सोशल मीडिया में तो पूरी तरीके से तेज बहादुर और सेना का जवान तेज बहादुर छाया हुआ है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो है अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव प्रतापगढ़ पहुंचे हैं और प्रतापगढ़ में कुंडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राजा भैया पर जबरदस्त हमला किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर भी जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले चौकीदार हटाओ, फिर ठोकीदार हटाओ, फिर धमकीदार को हटाना है। जी हां, दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज राजा भैया के गढ़ माने जाने वाले प्रतापगढ़ के कुंडा में रैली को संबोधित करते हुए राजा भैया पर जमकर सियासी तीर चलाए। अखिलेश यादव पहली बार राजा भैया पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें जुबान से मुकरने वाला नेता बता डाला। अखिलेश यादव ने राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के सिंबल फुटबॉल खेलता हुआ प्लेयर को निशाने पर लेकर राजा भैया पर जबरदस्त हमला किया। अखिलेश ने कहा कि हमारे साथ खेलना है तो फुटबॉल खेल लें, मगर बिहार और कुंडा की जनता से नहीं, क्योंकि 2022 में अगर हमारी सरकार बनने जा रही है और इसका पूरा हिसाब होगा। यानी फुटबॉल के खेल में उन्हें ऐसा नचाएंगे कि पता नहीं चलेगा। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि हम भी तो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, खेल लें हमारे साथ, अगर 10 गोल ना हराया तो भी कहना। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है, हमारी गरीब जनता राजा है। इसके साथ उन्होंने लोगों से वोटिंग करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आपको पहली बटन दबानी है और धमकीदारों को हराना है। यानी अखिलेश यादव ने साफ साफ राजा भैया पर निशाना साधते हुए
उन्होंने राजा भैया को धमकीदार बता दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी धमकीदार से डरने की जरूरत नहीं है और अब असली लोगों को वोट करने की समय आ गया है। यानी अभी तक अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तक आप लोग नकली लोगों को वोट कर रहे थे, फर्जी लोगों को वोट कर रहे थे, अब असली लोगों को वोट करने का समय आ गया है। लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव राजा भैया के गढ़ में पहुंचकर अखिलेश और राजा की जो बगावत है उसमें कहीं न कहीं एक बार फिर से सामने आ ही गई है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों वो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दे डाला है बड़ा बयान। जी हाँ, दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि हमने भी कई सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं लेकिन बीजेपी की तरह हम ढिढोरा नहीं पीटते हैं। जी हाँ, दरअसल भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चुनावी मौसम में बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए सेना के राजनीतिकरण करने का आरोप लगा डाला है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि बीजेपी चुनावी फायदों के लिए मिलिट्री ऑपरेशन की बात कर रही है जो कि शर्मनाक है। इसके अलावा मनमोहन सिंह ने कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब सेना को खुली छूट दी गई थी। मनमोहन सिंह ने कहा है कि हमारे कार्यकाल के दौरान भी कई सर्जिकल स्ट्राइक किए गए हैं, हमने भी रणनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए किया था, न कि चुनाव के दौरान वोट के लिए। जबकि मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल केवल राजनीति के लिए ही कर रही है। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरे जोश में एक बार प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कह डाला कि हम कभी भी सेना के सौर पर राजनीति नहीं करते थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार मोदी सरकार इस पर राजनीति कर रही है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों वो है बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही दे डाला है बड़ा बयान। जी हाँ, दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी अपने बुनियादी बयान के लिए हमेशा जाने जाते हैं। कई बार ऐसे बयानों से अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी को असेस कर देते हैं। पीएम मोदी जहां एक और लगातार चुनाव प्रचार करके फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं उन्हीं की पार्टी के सांसद का कहना है कि पार्टी को इस बार चुनाव में बहुमत ही नहीं मिलेगा। जी हां, दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि बीजेपी इस बार 220 से 30 तक सिमट जाएगी, उसे बहुमत जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार ने अगर बालाकोट में एयर स्ट्राइक नहीं किया होता तो पार्टी 160 सीट पर ही सिमट जाती। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक साक्षात्कार में कहा है कि अगर बीजेपी 220 से 230 तक सिमटती है तो शायद मोदी फिर से प्रधानमंत्री ना बन सके, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि बीजेपी 220 से 30 तक ही सिमट जाएगी और एनडीए के सहयोगियों को 30 सीटें मिलती है तो आंकड़ा 250 तक जाएगा। बीजेपी को फिर भी 30 सीटों की जरूरत होगी। नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि अन्य सहयोगियों पर निर्भर करता है कि बहुमत के लिए 30 से 40 अतिरिक्त सीटों की जरूरत पड़ेगी। सरकार बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी और बीजू जनता दल बीजेडी जैसे दल समर्थन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि नवीन पटनायक पहले ही कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं है। वहीं मायावती ने इस पर अपनी राय जाहिर नहीं की है। साथ ही मायावती के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि मायावती एनडीए में शामिल हो सकती हैं और अगर वो नेतृत्व में बदलाव चाहती हैं तो इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। यानी बड़ी चतुराई के साथ सुब्रमण्यम स्वामी गठबंधन में भी फूट डालने की जबरदस्त कोशिश की, लेकिन एक बात जो उन्होंने कहा उससे बीजेपी में पूरी तरीके से हलचल मच गई है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को इस बार 220 से 30 ही सीटें आने वाली हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पर भी बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि लगातार माना जाता है कि सुब्रमण्यम स्वामी अपने बड़बोले अंदाज में हमेशा जाने जाते हैं और इस बार भी वही उन्होंने कर दिया है। हालांकि देखने की बात होती है कि क्या होता है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों वो है भारतीय सहयोगी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दे दिया है बड़ा बयान मोदी सरकार के खिलाफ। जी हां, दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि यूपी कैबिनेट में मंत्री यानी बीजेपी के सहयोगी रहते हुए ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव में मोर्चा खोल रखा है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी और योगी पर जबरदस्त निशाना साध रहे हैं ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि हम इस 2019 के इस लोकसभा चुनाव में जितने भी प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं उतना तो जीतेंगे ही। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को लेकर कर डाली है बड़ी भविष्यवाणी। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कि योगी फायरब्रांड नेता जो यूपी में माने जाते हैं, योगी कहते हैं कि हम 74+ सीटें लाएंगे, लेकिन हम बता दें योगी को कि यहाँ से 15 सीटों से भी ज़्यादा खाता खुलने नहीं वाला है भारतीय जनता पार्टी का। यानी 15 सीटों पर ही बीजेपी सिमटने वाली है इस बार। जिस तरीके से महागठबंधन और गठबंधन कांग्रेस का जोड़ बना है, यानी पूरी तरीके से जबरदस्त उनके सहयोगी ही बीजेपी के सहयोगी ही योगी पर निशाना साधते हुए उसके साथ ही उन्होंने तेज बहादुर यादव पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा है कि तेज बहादुर यादव सेना की दाद दे, मैं उस व्यक्ति की दाद देता हूं जिसने आवाज़ उठाई है। अगर आपको सही ही करना था तो आप उसकी दाल रोटी को सही करते, लेकिन आपने एक सेना के जवान से डर कर उसको बर्खास्त कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की झुंझलाहट है, ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं पूरी तरीके से तेज बहादुर यादव के साथ खड़ा हूँ। मैं पूरी तरीके से उसको मानता हूँ कि उसने जो किया
वो सही किया, लेकिन मोदी सरकार जो कर रही है वो उसके साथ सही नहीं कर रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से बगावत ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी से दिख रहा है, इससे माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद कहीं न कहीं यूपी में इनकी राहें अलग होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो बड़ी बात निकल के आ रही है वो ये कि क्या वाकई में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार योगी सरकार के खिलाफ, योगी के खिलाफ बोल रहे हैं, उससे क्या बीजेपी को नुकसान होगा या फिर नहीं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही आज की बड़ी खबरों में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।